देवेंद्र भाई, सुनील भाई, आचार्य जी, सोमवीर जी, मैं पैदावार हिमाचल प्रदेश की हूँ, पला बड़ा पंजाब में हूँ, खन्ना में, रहता भी गुजरात में हूँ। ये पढ़े लिखों की समस्या है कि उनको जिस ज़मीन से वो पैदा होते हैं उस ज़मीन में उनको रास नहीं आती। हमको पंख लगा दिए जाते हैं, हमारी ज़मीन ले ली जाती है। तो जिस ज़मीन से हम पैदा होते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, उस ज़मीन में हम बस नहीं पाते। इसलिए आजकल मैं अहमदाबाद में बसा हुआ हूँ। अहमदाबाद में मैं आया हूँ भाई देवेंद्र बलारा का 1 साल पहले 3 तारीख को जो कांड हुआ था, ये मास्क ना पहनने के कारण गिरफ्तार हुए थे। और उसके बाद जनता सरकार मोर्चा का जो लोक जागृति अभियान जो चला, उस अभियान को अपनी आंखों से देखने के लिए, उसको समझने के लिए मैं पिछले 7 दिन से भाई देवेंद्र भाई और सुनील भाई के साथ पूरे हरियाणा में और पंजाब में इनके साथ साथ घूम रहा हूँ। क्योंकि अब लड़ाई जो है वो केवल फसलों और नस्लों दोनों की साथ साथ है। ये केवल हरियाणा पंजाब की नहीं है, यह भारत के बच्चे बच्चे की लड़ाई हो चुकी है। और जो व्यापारी होता है ना, वो लड़ नहीं सकता। जो व्यापारी होता है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है, उसको सिर्फ पैसा और प्रॉफिट दिखता है, उसको अपनी नस्ल भी नहीं दिखती, उसको अपनी फसल भी नहीं दिखती। उसको लगता है कि पैसा दूंगा, पैकेट में खाना आएगा, मैं खा लूँगा और मौज में रहूँगा। तो दुख की बात यह है कि भारत की या दुनिया की लगभग 47% जो प्रजा है वो ऐसी व्यापारी हो चुकी, यानी शहरों में जाके बस गई। तो शहरों में 2 ही लोग होते हैं, या तो व्यापारी होते हैं या नौकर होते हैं। व्यापारी की भी अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, क्योंकि उसका जमीन के साथ कोई संबंध नहीं होता, उसका बीज के साथ कोई संबंध नहीं होता, और नौकर की तो अपनी बुद्धि भी नहीं होती। अभी हम देवेंद्र भाई और हम लोग करनाल से सुबह चले और हमने कम से कम 4 टोल नाके एक्सप्रेस हाईवे के गुजरे होंगे। हर टोल नाके पे हमारे ही बच्चे नौकर बन के वहाँ टोल नाके पे खड़े हैं, और वो हमसे कहते हैं कि भाई आपको तो टोल देना पड़ेगा। अब टोल बढ़ा, ज़मीन किसकी? हमारी। रोड बनाने के लिए टैक्स किसका? हमारा। गाड़ी किसकी? हमारी। गाड़ी में जो पेट्रोल डाला, हमारा। ड्राइवर किसका? हमारा। समय किसका? हमारा। और जिस पैसे से ये जो रोड बना है, ये जो टोल बना है, वो किसके? बैंक में पैसा लोन से बना है ना, वो लोन किसका? वो भी हमारा। परंतु अपनी गाड़ी चला के, अपनी जमीन दे के, अपना पैसा दे के, अपनी मेहनत से अपनी जमीन पे अपने देश में घूमने के लिए भी आपको टोल देना पड़ेगा। या ये बात यहाँ से इससे और आगे बढ़ गई। वो हमसे कहते हैं कि भैया अगर आप कैश में दोगे तो 70 रुपये लगेंगे, अगर ऑनलाइन दोगे तो 35 लगेंगे। यानी क्या हुआ कि पड़े पड़े आपकी जेब में जो कैश का पैसा है, जो नोट है, उसकी कीमत क्या रह गई? आधी। और अगर आप अपना नोट छोड़ दोगे, अपना बटुआ छोड़ दोगे, अपना बैंक छोड़ दोगे और मोबाइल पकड़ लोगे और मोबाइल में अंगूठा दबाओगे, तो आपके पैसे की कीमत हो गई डबल। यानी अब इन्होंने एक नियम बना दिया है कि आपकी गली भी गई, आपकी मोहल्ला भी गया, आपकी सड़क भी गई, और सड़क के साथ साथ अब आपका पैसा भी गया। अब आपको उन्होंने नियम बना दिया, एक रूल बना दिया कि अब आपकी जेब में नोट नहीं रहेगा, अब आपकी जेब में डिजिटल करेंसी रहेगी। ये वो कर क्या रहे हैं?
ये कैसे हो रहा है। तो 2 मिनट में मैं आपके सामने रखता हूँ। पुराने ज़माने में हम लोग अपने ना सबके घर में या गांव का कुआं होता था, तो हम कुएं से पानी भरते थे, तो वही नहाते थे, वही कपड़े धोते थे और मेहनत करते थे। तो इसलिए ध्यान रखते थे किसी भी कुएं में एक भी गलत चीज़, एक भी गंदगी हम होने नहीं देते थे। इसलिए गांव के सारे कुएं पानी स्वच्छ रहता था, क्योंकि आपकी आंखों के सामने था, हमारी आंखों के सामने था, और हम उसकी जिम्मेवारी लेते थे कि इसको सबने इस्तेमाल करना है, इसलिए इसका दूषण नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उस समय अंग्रेज आए, उन्होंने बोला कि काहे मेहनत करते हो। उन्होंने उसके अंदर एक नलका लगाया, एक मोटर लगाई, उन्होंने बोला ये वहां से बटन दबाते हैं, अब पानी के लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अब वो पानी आपके घर तक आएगा। पहले हम अपनी लकड़ी जलाते थे, चूल्हे जलाते थे, अब उन्होंने बटन दबा दिया कि बटन दबा देते हैं आपके घर में गैस आ जाएगी। पहले हम मशाल जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे, अब बटन दबाएंगे अब हमारा बिजली जल जाएगी। पहले हम बैल हाँकते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बटन दबाएंगे और गाड़ी और ट्रैक्टर और ट्रेन और प्लेन चल जाएंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने कहा, पहले हमारे घर में गुरु होता था, हमारे गांव में वैद्य होता था, हमारे गांव में पंच सरपंच होता था। अब वो कहते कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम एक कंप्यूटर लगा देते हैं, बटन दबाओगे वो आपको पढ़ाएगा। एक मशीन आएगी, बटन दबाओगे वो आपको शरीर को स्कैन करेगी, आपकी बीमारी बताएगी और आपके अंदर बीमारी का इलाज भी बताएगी। और वो जो दवाई है वो आपकी जमीन से नहीं निकलेगी, किसी फैक्ट्री से आएगी और वो आपका बुखार मिनटों में उड़ा दोगी। तो हमने इसी बहाने जब बटन दबा तो हमारे खेत का जो पानी था वो शुद्ध रहा या अशुद्ध हुआ? हेलो, अशुद्ध हो गया। जब बटन दबा तो आपका स्वास्थ्य, आपकी दवाई, आपका आहार शुद्ध हुआ या अशुद्ध हुआ? अशुद्ध हो गया। और जब बटन दबाने के लिए, न्याय के लिए हम डीसी के ऑफिसर दफ्तर जाते हैं, डीएम के जाते हैं या अदालत में जाते हैं, तो अदालत शुद्ध हुआ कि अशुद्ध हुआ? अशुद्ध हुआ। यानी जितना जितना वो हमको जल, जंगल, जमीन, आहार, पानी, ऊर्जा से दूर करते गए, उतना उतना सारा कुछ उनके कंट्रोल में आ गया। वो उन्होंने फ्री में दिया, शुरू में फ्री में दिया, धीरे धीरे उसकी कीमत लगाते रहे। अब कीमत बढ़ती गई, मात्रा घटती गई, शुद्धता घटती गई, कीमत बढ़ती गई। अब इन्होंने जितनी जितनी पाइपलाइन बिछाते गए, बटन के रूप में या ग्रिड के रूप में या तार के रूप में, पहले वो तारों से कंट्रोल करते थे हमको, अब उनको तारों की भी ज़रूरत नहीं है, अब उनको बैंक की भी ज़रूरत नहीं है, अब उनको एटीएम की भी ज़रूरत नहीं है, अब उनको अस्पताल की भी ज़रूरत नहीं है। अब ऑनलाइन आ गया, यही मोबाइल आपकी हेल्थ चेक करेगा, यही मोबाइल आपकी फसल चेक करेगा, यही मोबाइल आपकी एजुकेशन चेक करेगा। अब बीच में मास्टर भी नहीं चाहिए, डॉक्टर भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ, और जो इसको कंट्रोल करेगा वो हम सबकी जिंदगी कंट्रोल कर लेगा। तो मित्रों, इन व्यापारियों ने 1947 में हमको आज़ादी दी। वो पाइपलाइन जाते जाते हमको आज़ादी देके शिक्षा के रूप में अपनी पाइपलाइन बिछा गए, क्योंकि उसकी पढ़ाई पढ़नी। स्वास्थ्य के रूप में अपनी पाइपलाइन बिछा गए कि हमको उनकी अदालत में जाके न्याय लेना पड़ेगा, यानी इलाज करवाना पड़ेगा। अपनी अदालत के रूप में वो अपनी पाइपलाइन बिछा गए कि अब गांव में आपको न्याय नहीं मिलेगा, न्याय भी आपको अदालत में जाना पड़ेगा। अब तो उन्होंने ऊर्जा में भी पाइपलाइन बिछा दी, उन्होंने हर चीज में पाइपलाइन बिछा दी, यानी सब कुछ उनके कानून से, उनके बटन से चलेगा। हमारी जिंदगी तो उनकी गुलाम हो गई। साहब जी ने पूछा
तो अब हमारी ना नस्ल शुद्ध रही ना फसल शुद्ध रही, क्योंकि अब हमारा जल, जंगल, जमीन, जानवर, यही हमारी स्वतंत्रता थी, यही हमारा स्वावलंबन था, यही हमारी शुद्धता थी, यही हमारी संपत्ति थी। ये सारी की सारी संपत्ति उन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली है। अब रास्ता क्या है? ये तो हमारे जीते जी हो गया, हाँ के ना? ये सब हमारे जीते जी हुआ या बहुत पहले हो गया था? हमारी आंखों के सामने जीते जी हुआ। और आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार बढ़ने वाली है या घटने वाली है? वो आपने कोरोना में दे लिया, और कोरोना में तो उन्होंने और काम कर दिया कि प्रकृति ये कहती थी कि अगर तुम बीमार हो गए तो 1 हफ्ते के बाद प्रकृति आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता से खुद आपका इलाज कर देती थी। थोड़ा बुखार होता था, 1 हफ्ते के बाद आपका इलाज हो जाता था। या फिर अपनी ही रसोई में हमारे ही मसाले, हमारी ही औषधियां हमारा इलाज कर लेती थी। अब उन्होंने बोला ना 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 ना, ये जो बीमारी है ये बाहर से आई है, इसलिए इसका इलाज भी बाहर के टीके से होगा, उसके लिए बाहर का लॉकडाउन करना पड़ेगा। इसलिए आप में से हर आदमी अपने भाई, अपने बहन, अपनी पड़ोसी के लिए खतरनाक है, इसलिए सोशल डिस्टेंस, किसी को नहीं देखना, किसी से नहीं मिलना। परंतु जब आपको भाई भाई को, पड़ोसी पड़ोसी को एक दूसरे से अलग किया, उन्होंने जोड़ दिया आपको मोबाइल से, उन्होंने जोड़ दिया आपको टीवी से, और लेन देन के लिए उन्होंने बाजार भी बंद कर दिया, उन्होंने जोड़ दिया आपका बाजार भी ऑनलाइन को। अब आपकी फसलों का जो कीमत है आप पहले भी तय नहीं करते थे, अब आपकी फसलों की कीमत ऑनलाइन तय होगी। और ऑनलाइन में पीछे कौन बैठा है हमको नहीं पता। अब रास्ता क्या है? रास्ता बहुत स्पष्ट है, वो एक है। वो चाहते हैं कि अपनी वायद के, अपने कानूनों के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी नीतियों के द्वारा, अपने पैसे के द्वारा, अपनी बैंक के द्वारा वो आपके जल, आपके जंगल, आपकी जमीन, आपके जानवर, अब इन सब के बाद हम सबको भी कंट्रोल कर लें। तो अगर गांव को दोबारा खड़ा होना है तो हमें फिर से खड़ा होना पड़ेगा। जो प्रकृति ने हमको दिया है, तो प्रकृति ने जो हमारी जमीन में बरसने वाला, और जमीन के अंदर का पानी किसका? हमारा। और इस जमीन पे उगने वाले पौधे, पेड़ पौधे, वनस्पतियां किसकी? हमारी। अनाज किसका? हमारा। औषधि किसकी? हमारी। जानवर किसके? हमारे। जमीन किसकी? हमारी। और जब तक अपना जल, जंगल, जमीन, जानवर नहीं होंगे तब तक जन भी हमारा नहीं होगा। तो अब ये जो लड़ाई है ये शहर से निकल के गांव, और गांव से लेके जमीन पे आ गई है। और जमीन की लड़ाई तो केवल और केवल जमीन का तात किसान ही लड़ सकता है। इसलिए 1 साल 13 महीने के किसान आंदोलन ने जिस तरीके से इस युद्ध को लड़के 3 कानूनों को वापस लड़ाया, वो तो केवल और केवल नमूना था, अंगड़ाई थी। असली लड़ाई तो बॉर्डरों से शुरू हुई थी। अब ये लड़ाई लड़ी जाएगी हर गांव में, और उसके लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। अपनी जमीन के लिए, अपने जंगल के लिए, अपने जल के लिए, अपने जानवर के लिए, क्योंकि ये 4 बचेंगे तो ही हम बचेंगे। तो ये एक लड़ाई है। इस लड़ाई को जनता सरकार मोर्चा ने उठाया है कि जनता ही सरकार है, और बिना अपने जल, जंगल, जमीन, जानवर के जनता कभी सरकार स्वतंत्र हो सकती नहीं है। तो अपनी मलकियत, अपनी सरकार, अपने साधन, अपना पर्यावरण, अपनी फसलें, अपने बीज, अपनी नस्लें, इसके लिए ये लड़ाई है। तो देवेंद्र भाई और उनकी जो टीम है जनता सरकार मोर्चा से, ये जो लोक जागृति अभियान में लगी है, ये केवल हरियाणा के लिए नहीं है,
ये पूरी धरती के लिए है। अब ये जो गूंज है ये धरती पे आने भी लगी है, क्योंकि अब अगर ये चौपाल चौपाल पे ये बात होने लगी है तो बात तो पहुंचने लगी है। आप सब सुनने लगे हो, देखने लगे हो, समझने लगे हो, स्वीकार करने लगे हो, और अब अगला कदम है कि लड़ने के लिए भी तैयार होने लगे हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने मुझे सुना, खूब खूब आभार। थैंक यू।